नमस्कार। रचना संसार कार्यक्रम में मैं वत्सला पांडे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कविता, कवि और साहित्य के बारे में आदरणीय नीरज जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आज रचना संसार कार्यक्रम में ऐसे ही एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व से मैं आप सभी को परिचित करवाने जा रही हूँ, जो एक कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। मैनपुरी की धरती से पधारे हैं प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर पद्म सिंह पद्म जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ दूरदर्शन के समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बताना चाहता हूं जी कि जब मैं कक्षा 11 का विद्यार्थी था, श्रद्धेय उदय प्रताप जी उस समय वहाँ अंग्रेजी के प्रवक्ता थे जी। उन्होंने एक जैन इंटर कॉलेज करहेल मैनपुरी में एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम निर्झरणी था जी। और उसमें मेरी पहली पंक्तियां अंकित की। अच्छा, वहीं से मुझे कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। इसका मतलब है जब आप कक्षा 11 के छात्र थे तब कविताओं ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि छात्र जीवन से ही आप कविताओं के प्रति और काव्य लेखन के प्रति बहुत जागरूक थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके परिवार में और कौन कौन लोग जो ऐसे हैं, जैसे पिता या आपके रिश्तेदार या और लोग जिनका कविताओं से संबंध रहा है? आदरणीय वत्सला जी, परिवार में सहजता, सरलता, नैतिकता ये मुझे सौभाग्य से मिली है जी। मैं थोड़ी धार्मिक रुचि का व्यक्ति रहा हूँ। अच्छा। तो बचपन में जी। कक्षा 5 से लेके 8 तक, जब मैं जूनियर हाई स्कूल करहेल का विद्यार्थी यानी जब था, आपने पढ़ना अच्छी तरीके से सीख लिया था। कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक जब मैं जूनियर हाई स्कूल करहेल का विद्यार्थी था तो एक अंताक्षरी प्रतियोगिता होती थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें अंत वाले अक्षर से कविता, दोहा, छंद पढ़े जाते थे। तो उसके लिए मुझे छंदों का बहुत अभ्यास हो गया था। क्या बात है। और वहीं से रुचि जागृत हो गई। क्या बात है डॉक्टर। इसके बाद मैंने नारायण डिग्री कॉलेज शुकाबाद में प्रवेश लिया। तो वहाँ एक कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्रद्धेय विपिन कुमार चतुर्वेदी जी उसके संयोजक थे और उस कविता प्रतियोगिता में मुझे वो अंतरराज्यीय विश्वविद्यालय कविता प्रतियोगिता थी, प्रथम स्थान मिला। जी। और उस कविता प्रतियोगिता के प्रथम स्थान के कारण नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से मेरी उस कविता को एक कार्यक्रम को प्रसारित किया गया और बहुत उत्साहित हुआ। उस समय आकाशवाणी से कविता प्रसारित होना सौभाग्य की बात थी। तो वहीं से मुझे कविता के प्रति बेहद रुचि उत्पन्न हुई और तब से अब तक अनवरत कविता में हमारी बहुत रुचि है। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब है कि बहुत आरंभिक दौर से ही आपने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, इस जो ये समय काल रहा है आज तक, आपने कितनी रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? 1984 में मैंने सबसे पहले पांचाली खंड काव्य की रचना की। अच्छा। और वो प्रकाशित भी कराया। जी। मैंने वहाँ लिखा था, मैं लिखता हूँ इसलिए कि जिससे बचपन को सीधी सपाट उन्नत की राह मिली जावे। क्या बात है। मैं लिखता हूँ इसलिए कि जिससे बचपन को सीधी सपाट उन्नत की राह मिली जावे, यौवन में कर्तव्यों की पूछ सुनिश्चित हो, वृद्धापन होकर मुखर श्रेष्ठता सिखलावे। क्या बात है। मैं लिखता हूँ इसलिए कि दुख का नाम मिटे, खुशियों के सूरज का घर घर उजियाला हो। मैं लिखता हूँ इसलिए कि दुख का नाम मिटे, खुशियों के सूरज का घर घर उजियाला हो। एकता, बंधुता, समता जन जन में उपजे, मानव मानवता का सच्चा रखवाला हो। क्या बात मैं लिखता हूँ इसलिए कि जग हो मंगलमय, चिर राष्ट्र प्रेम में जन का जीवन अर्पित हो। सच्ची निष्ठा साहस से न्यौछावर होकर सर्वे भवंतु सुखना के लिए समर्पित हो। मैं लिखता हूँ इसलिए रूढ़ियों, भाग्यवाद,
शोषण जड़ता का जड़ से अंत कराने को केवल कर्मों की प्रभुसत्ता स्थापित कर सत्यम का शिव का यहाँ बसंत मनाने को। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। आपने अपने लेखन का उद्देश्य जिस तरीके से अपनी रचनाओं में दर्शाया है वो बहुत अद्भुत है। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहती हूँ, आज सोशल साइट का ज़माना है, लोग मोबाइल पर, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं मोबाइल पर जिससे अपनी कविताएं, अपने लेखन को प्रकाशित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वो पंक्तियां बहुत साधारण सी होती हैं और नीचे लिख देते हैं वो किसी बड़े कवि का नाम। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रचना हो, या जैसे ये मैंने बताया कि साधारण सी पंक्तियों में बड़े कवि का नाम लिख देते हैं, वैसे ही असाधारण सी पंक्तियां जो बड़े कवियों के नाम से प्रसिद्ध है या उनकी रचनाएं हैं, उनके नीचे वो अपना नाम लिख देते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी पंक्तियों को चोरी किया हो? हाँ, हुआ भी है। एक बार ऐसा हुआ जी कि मैंने पांचाली खंड काव्य की रचना के बाद दूसरा खंड काव्य संकल्प लिखा। जी जी उसमें मैंने संकल्प के प्रारंभ में लिखा है जी। कि अगर संकल्प ऊंचा हो तो अंबर बहुत नीचा है, अगर संकल्प ऊंचा हो तो अंबर बहुत नीचा है, धरा को स्वर्ग कर सकते मगर व्रत की परीक्षा है। क्या बात है। उसके बाद एक घनाक्षरी संग्रह युगबोध नाम से लिखा, तो उसमें मेरी 2 घनाक्षरी, एक मेरे मित्र ही कहेंगे, शिक्षक ने जय माता दी पत्रिका में अपने नाम से छपवा दी। तो उस समय कुंवर आरसी डिग्री कॉलेज की प्राचार्य मेरे मिलने जुलने वाली थी। तो एक मीटिंग में, अध्यापकों की मीटिंग में, प्रिंसिपल की बैठक में वो पत्रिका लेके आई और मुझे दिखाया कि ये मैंने तो आपके युगबोध में पढ़ा था और आज ये इसमें जय माता दी में छपा है इनके नाम से। जी जी फिर उन्हें बुलाया गया और कहा गया तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। ये अक्सर हो जाता है जी। लोग ऊंचाई पकड़ने के लिए या कहें प्रगति का अपने को प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी ऐसा कर देते हैं। जी, हो जाता है। लेकिन आप चूंकि एक शिक्षक रहे हैं इसलिए उनको जो है आपने बहुत ही आत्मीयता से एक तरीके से लेसन दे दिया, शिक्षा दे दी कि भाई जो है पंक्तियां मेरी हैं और इन पंक्तियों पर आपका अधिकार नहीं है। और वैसे भी बात भी बिल्कुल सच है कि पंक्तियां जो हैं वो हमेशा एक लेखक या जो कवि या साहित्यकार जो होता है वो उसी की रहती है, उसके ना होने के बाद भी। वो जहाँ पर नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर भी उसकी पंक्तियाँ पहुँचती हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। है कि नहीं डॉक्टर साहब? हाँ, पूरी तरह से आपकी बात सच है। तो वो जो 2 छंद थे मेरे मित्र ने जी जी जय माता दी में छपा दिए, जी वो जी। मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि आपका जो कर्म है, वाह, आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा धर्म। जी जी आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा धर्म, धर्म से विरत होके कर्म मत कीजिए। क्या बात है। आपका जो कर्म है उसी को मानिएगा धर्म, धर्म से विरत होके कर्म मत कीजिए। पैसा पद रूप रंग, पैसा पद रूप रंग 4 दिन की है चीज, चंद स्वार्थ है तो यश धूमिलन कीजिए। क्या बात है। जातिवाद धर्मवाद किसी बात से हो ग्रस्त, जातिवाद धर्मवाद किसी बात से हो ग्रस्त, बाद के विवाद में न खुद को घसीटिए। यूं लकीर को मिटा के छोटा मत कीजिए, बंद हो सके तो कोई बड़ी सी लकीर कीजिए। यूं लकीर को मिटा के। और अगला छंद था मेरा, स्वागत है। दिखते जो ऊंचे ऊंचे आलीशान से मकान, दिखते जो ऊंचे ऊंचे आलीशान से मकान, होके सुनसान एक दिन ढह जाएंगे। जी। दिखते जो ऊंचे ऊंचे आलीशान से मकान, होके सुनसान एक दिन ढह जाएंगे। इसमें उठा है कौन, इसमें उठा है कौन, कितना गिरा है कौन, पाप और पुण्य की कहानी कह जाएंगे। क्या बात है। कि कर्म की सुगमता दुरूहता के बीच फंस, कर्म की सुगमता दुरूहता के बीच फंस, क्रूरतम काल के थपेड़े सह जाएंगे। आपके कदम ही रचेंगे कोई इतिहास, आपके कदम ही
रचेंगे कोई इतिहास, जैसे जैसे चलोगे निशान रह जाएंगे क्या बात है डॉक्टर आपके साहब। कदम ही। ये 2 छंद उसमें प्रकाशित करा दिए थे। जी, और बाद में बहुत ही शानदार छंद है। डॉक्टर साहब, एक बात भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप एक शिक्षक भी रहे हैं, आप पढ़ाते भी थे बच्चों को और हिंदी विषय पढ़ाते थे, जैसा कि मैं जानती हूँ। तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप शिक्षक अधिक हैं या एक कवि हृदय अधिक हैं? चूंकि शिक्षा ऐसा पेशा है, जी पेशा न कहें सेवा है, जी, जहाँ नैतिक मूल्यों का पूरी तरह से समावेश होता है। बिल्कुल। शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, ये सबका आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है, एक त्रिकोण होता हाँ, है। त्रिकोण होता है। जी। सौभाग्य से आप भी कवित्री हैं, ये जी। मेरा सौभाग्य कहें, और शिक्षक भी हैं। तो जी, बड़ा डॉक्टर साहब। खुशी हुई ये जान के। तो उस समय शिक्षा नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत होती ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी सारी रचनाएं, जी जी जो भी मेरी पुस्तकें हैं, जी जी चाहे वो युगबोध हो, जी। चाहे चले उजारे की ओर हो, जी। चाहे पद्म पराग हो, जी। और आगे आने वाली पुस्तक जो पद्म पीयूष है, जी जी वो भी जी। पूरे नैतिक मूल्यों मैंने उसमें समावेश किया है। जी और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे छात्र और अगली पीढ़ी जो है उन मूल्यों से आवेशित हो, उन मूल्यों से सराबोर हो। इसका मतलब है डॉक्टर साहब कि आपकी रचनाओं में कविताओं पर जो छाप है वो एक शिक्षक हृदय की ज्यादा है, मैं ये कह सकती हूँ। मुझे 2013 में जी जी महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जी जी जो सम्मानित किया है जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, क्या मैं बात है बहुत डॉक्टर साहब। अभिभूत हो गया हूँ। जी और उन्होंने जो मेरे सामने जी उस राष्ट्रपति भवन में जो बातें कही हैं, आज तक मुझे याद हैं कि शिक्षक समाज का ऐसा दर्पण है कि उसकी सारी गतिविधियों को, सारी क्रियाओं को पूरा समाज देखता है। बिल्कुल। इसलिए उसे जो है एकदम नैतिक और लोकोपकारी भावना से अभिप्रेरित होना चाहिए। वहीं मैंने लिखा था, एक छंद लिखा था, जी। वो मुक्तक लिखा था स्वागत कि है डॉक्टर हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। क्या बात है। हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता बंधुता समता गुणों की खान है हिंदी। हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता बंधुता समता गुणों की खान है हिंदी। विश्व की बहुत भाषाएं हुई समृद्ध इससे ही, जी जी विश्व की बहुत भाषाएं हुई समृद्ध इससे ही, हमारे आचरण और सभ्यता की जान है हिंदी। क्या बात है और डॉक्टर साहब, ये क्या बात है। मुक्तक जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था 2017 में। न्यूयॉर्क में मेरा हिंदी दिवस पर सम्मान हुआ क्या और ये बात है। पंक्तियां मैंने वहां भी पढ़ी थी। क्या बात है डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर। आपकी जो रचनाएं हैं वो वाकई मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे दर्शकों को भी उन रचनाओं से बड़ा आनंद आ रहा होगा। आपकी बातों को सुनकर, चूँकि जैसे आपने कहा कि मैं भी एक कवयित्री हूँ, तो मुझे अपनी एक कविता, छोटी सी कविता याद आ रही है और मैं अपने दर्शकों तक वो कविता पहुँचाना चाहती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि आंखों में यदि एक स्वप्न हो। देखिए, जो शिक्षा का क्षेत्र है, और हम शिक्षक ये जानते भी हैं कि हमारी बातें जो हैं वो कितनी प्रभावी ढंग से हमारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, वो हमसे कितनी प्रभावी ढंग से उन बातों को सीखते हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए कहा कि आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं, मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। वाह। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। कि बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा और यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। वाह।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ कि आपने जो लंबा समय इस अपने लेखन और अपने शिक्षण कार्य के साथ बिताया है, उसमें आपने आशाएं भी जीवित रखी हैं और उम्मीदें भी जीवित रखी हैं और बहुत धैर्य महसूस किया है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक, आपने जो गीत लिखे हैं, कोई ऐसा संदेशपरक गीत हो, कोई ऐसा शिक्षाप्रद गीत हो या छंद हो, वो हमारे दर्शकों तक आप जरूर पहुंचाएं। मैंने जैसा पहले कहा है, जी, मैंने तो जो लिखा है जी। वो शिक्षाप्रद ही लिखा है। जी जी नई पीढ़ी के लिए जी, एक गीत प्रस्तुत है। स्वागत है। वैसे भी मैं जहाँ कविता के कार्यक्रम में जाता हूँ जी। तो एक संदेश लेकर ही जाता हूँ। जी, और एक गीत प्रस्तुत है स्वागत है। कि बस यही एक उपकार कीजिए। सबसे प्रार्थना करता हूँ, सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ, दूरदर्शन लखनऊ के समस्त दर्शकों से, कि बस यही एक उपकार कीजिए, लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। क्या बात है। बस यही एक उपकार कीजिए, हे लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। आप आठों याम जो करते हो काम, आप आठों याम जो करते हो काम, जैसे बोलते हो जैसे लेते हो नाम, बस वही कर्म और भाषा बनेगी, और वंशजों की वही परिभाषा बनेगी। बस वही कर्म और भाषा बनेगी, वंशजों की वही परिभाषा बनेगी। सुनते तो कम देखते अधिक हैं, सुनते तो कम देखते अधिक हैं, गुण ग्राह्यता में आपसे अधिक हैं। क्या बात है। सुनते तो कम देखते अधिक हैं, गुण ग्राह्यता में आपसे अधिक हैं। जो भी कोरे कागजों पे लिख जाएगा, और फिर सारी उम्र नहीं मिट पाएगा। जो भी कोरे कागजों पे लिख जाएगा, फिर सारी उम्र नहीं मिट पाएगा। भाषा भाव कर्म में सुधार करके, आप अपनी भाषा और भाव में सुधार करके, जी। भाषा भाव कर्म में सुधार करके, ये घर गांव देश को सुधार दीजिए, ये लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। क्या बात है डॉक्टर साहब। ये बस यही एक उपकार कीजिए, ये लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। आने वाला कल आपको निहारता, आने वाला कल आपको निहारता, सूरज अब चांद आपको निहारता। चाहते हैं स्वयं जैसे बढ़ते रहो, चाहते हैं स्वयं जैसे बढ़ते रहो, और प्रगति की सीढ़ियों पे चढ़ते रहो। मानता हूँ कुछ अवरोध मिलेंगे, सत्यता की राह में विरोध मिलेंगे। मानता हूँ कुछ अवरोध मिलेंगे, सत्यता की राह में विरोध मिलेंगे। धीरज न छोड़ो, श्रम मित्र बनाओ, और जीवन प्रकृति सा पवित्र बनाओ। धीरज न छोड़ो, श्रम मित्र बनाओ, जीवन प्रकृति सा पवित्र बनाओ। अगला बंद प्रस्तुत है। स्वागत कि धन की जो अंधी दौड़ में लगे हुए, एक चेतावनी दे रहा हूं सारे समाज को, कि धन की जो अंधी दौड़ में लगे हुए, ये अपनों के नहीं धन के सगे हुए। धन की जो अंधी दौड़ में लगे हुए, ये अपनों के नहीं धन के सगे हुए। जानते हो फसल उजाड़ रहे बे, ये दूध फाड़ कर घी को काढ़ रहे बे। क्या बात है। जानते हो फसल उजाड़ रहे बे, ये दूध फाड़ कर घी को काढ़ रहे बे। ये धन से प्रगति सीढ़ियां तो चढ़ना, धन से प्रगति सीढ़ियां तो चढ़ना। साधन है साध नहीं याद रखना। अहंकार व्यसन में व्यस्त हो गए, मानो गेहूं घुन से तो ग्रस्त हो गए। अहंकार व्यसन में व्यस्त हो गए, मानो गेहूं घुन से तो व्यस्त हो गए। ये आगे वाली पीढ़ियां संवारने हेतु होकर विनम्र सदाचार दीजिए। लाडलों को नेक संस्कार दीजिए, बस यही एक उपकार कीजिए। लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। अंतिम बंद प्रस्तुत है। स्वागत है। कि वृद्ध माता पिता संग जैसा करोगे, एक संदेश भी है।
वृद्ध माता पिता संग जैसा करोगे, हे बच्चे सीखते हैं वैसा ही तो भरोगे। वृद्ध माता पिता संग जैसा करोगे, हे बच्चे सीखते हैं वैसा ही तो भरोगे। हे मानवीयता को आत्मसात कीजिए, ये सौम्यता सरलता से भर दीजिए। मानवीयता को आत्मसात कीजिए, इस सौम्यता सरलता से भर दीजिए। ये प्रकृति से पूर्ण एकाकार करके, ये सुख शांति स्वप्न साकार करके पद्म श्रेष्ठता का उपहार दीजिए। पद्म श्रेष्ठता का उपहार दीजिए। हे लाडलों को नेक संस्कार दीजिए, हे बस यही एक उपकार कीजिए। हे लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, लाडलों को नेक संस्कार दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आपका ये शिक्षाप्रद गीत बहुत पसंद आया होगा और आपकी बात को जो दर्शक हैं हमारे वो स्वीकार भी करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आपने बताया अपनी बात में कि आपने कई पुस्तकें लिखी हैं जी। आजकल मैं देख रही हूँ जैसे जैसे लोगों के हाथ में मोबाइल पहुँच रहा है, इंटरनेट की सेवाएं पहुँच रही हैं, तो मैं देख रही हूँ कि पुस्तकों को पढ़ने का जो रुचि है वो लोगों में कम होती जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो समय परिवर्तनशील है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय पुस्तकों का होगा जी। और पुस्तकों का लेखन स्थायी लेखन है। उससे हमेशा आपकी शिक्षाप्रद आपके लेख, आपकी कविताएं लोगों के द्वारा पढ़ी जाएंगी। उसमें कतई ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि पुस्तकों को कोई नहीं पढ़ेगा। पुस्तकें अमूल्य हैं और वो समाज के लिए धरोहर हैं, इसलिए पुस्तकों का लेखन जो है बरकरार रहना चाहिए। यही हमारी सबसे प्रार्थना। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि पुस्तकें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। तो दोस्तों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें, भले हम तकनीकी रूप से कितना भी आगे निकल जाएं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो इंटरनेट है या बहुत सी जगह ऐसी हैं, उसमें होता क्या है कि रचनाएं किसी की हैं और नाम किसी कवि के हैं, तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन जो है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पुस्तकों में जो छपी हुई बातें हैं वो पूरी तरीके से शुद्धता के तौर पर और शुचिता के तौर पर बिल्कुल सत्य होती हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा साहित्य पढ़ेंगे और पुस्तकें भी पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा हमारा कार्यक्रम रचना संसार। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।